हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है उसका इंट्रोडक्शन या उसके पर्पस जो है वो अपन ने देखे थे। ठीक है, इसके अलावा जो नंदा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज अपन करेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब जो डायग्नोसिस अपन जो बनाते हैं, है ना, वो कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब किस बेस पे या कह सकते हैं कि किस टाइप के हो सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकंड जो है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, एंड फोर्थ जो एंड लास्ट जो है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, मतलब 4 टाइप के जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, पहले तो अपन टाइप्स के बारे में आपको समझ में, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब अपन क्या करते हैं, एक कोई भी एक गोल डिसाइड करते हैं, है ना, या जो डाटा असेसमेंट किया है उसको एनालाइज करते हैं, और एक फाइनली अपन क्या कर सकते हैं, एक जो डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट जो है वो अपन फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, इसमें टाइप्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट टाइप अपन देखें तो वो है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअल मीन्स बिल्कुल रियल, जो रियल में प्रेजेंट हो, है ना, कि भी कोई भी पेशेंट जो है उसका जब असेसमेंट कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम क्लाइंट जो है उसकी वो प्रॉब्लम रियल में ही प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, अपन पेशेंट को असेस किया, ठीक है, पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो रियल में प्रेजेंट है, या उसको हाई टेम्परेचर जो है पायरिक फीवर कह सकते हैं, तो उसको प्रेजेंट है रियल में। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, मतलब जब अपन पेशेंट को असेस कर रहे हैं तो उसकी जो, या कह सकते हैं कि जब नॉर्मली जब फर्स्ट जो फेज है नर्सिंग असेसमेंट, है ना, उस टाइम जो प्रॉब्लम रियल में ही प्रेजेंट हो, या जो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है ना, उस टाइम प्रेजेंट हो एक्चुअल में, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, इट इज़ ए क्लाइंट प्रॉब्लम, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बात करेंगे, इट इज़ ए क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, मतलब ये क्या है, क्लाइंट प्रॉब्लम है जो दैट इज़ प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट है कब, एट द टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट, जब अपन असेसमेंट करते हैं तब ये जो प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट है, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, मतलब अपन डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्लाइंट है वो जब असेसमेंट करते हैं उस टाइम वो प्रॉब्लम रियल में प्रेजेंट है ना। जैसे असेसमेंट अपन ने किया, फर्स्ट फेज असेसमेंट, उसमें अपन ने देखा कि जो पेशेंट को जो है ना, सब्जेक्टिव एंड जो ऑब्जेक्टिव अपने डाटा जो कलेक्ट किए हैं, है ना, जो डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज जो हैं वहाँ से अपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं, वो सब किस में आएंगे, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस में आएंगे, है ना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जैसे एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस में अपन जितने भी टाइप के जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी अपने डाटा कलेक्ट किए हैं वो सब के सब, या उसमें उसके रिगार्डिंग जो भी अपन डायग्नोसिस जो बनाएंगे, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस अपन उसको कहेंगे। ठीक है, और अपन कह सकते हैं कि इसमें जो भी साइन एंड जो सिम्टम्स जो होते हैं, है ना, उन्हीं के बेस पर जो है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो अपन बनाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएट साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएट साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, दे आर रिटन एज 3 पार्ट स्टेटमेंट आर एज फॉलोइंग्स। मतलब जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, या अपन जो डायग्नोसिस बनाते हैं, है ना, इसको अपन कह सकते हैं कि इसमें जो डायग्नोसिस जब जो बनाएंगे वो 3 पार्ट स्टेटमेंट जो है, या कह सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, मोस्टली अपन 3 पार्ट या 2 पार्ट स्टेटमेंट आगे अपन देखेंगे, आपको आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, इसमें अपन 3 पार्ट जो स्टेटमेंट अपन यूज़ में लेते हैं, इसमें फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, है ना, या फर्स्ट पार्ट में अपन क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है, 3 पार्ट, या कह सकते हैं 3 पार्ट जो स्टेटमेंट जो है ना, इसके थ्रू अपन जो है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो है उसको क्या करते हैं, अपन फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, या डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट है उसको अपन क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो पार्ट जो है वो है डायग्नोस्टिक लेबल
और प्रॉब्लम। मतलब फर्स्ट क्या है, इसमें अपन क्या क्या ऐड करेंगे, जो पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है, उसकी जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम, उसको अपन क्या कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक लेवल जो है, एक टर्म अपन एक कह सकते हैं, जो इफेक्टिव जो टर्म है डायग्नोस्टिक लेवल या उसको प्रॉब्लम लेवल जो है, उससे अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो या इसको अपन कह सकते हैं, ये क्या है, क्लाइंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम, क्या है, क्लाइंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको अपन क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक लेवल या प्रॉब्लम लेवल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट तो ये हो गया। सेकंड, ये जो फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू नंदा है, ठीक है, नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस उसके अकॉर्डिंग है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इसका कोज और ईटियोलॉजी, कोज और ईटियोलॉजी और रिलेटेड फैक्टर्स। सेकंड में अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट में अपने डायग्नोसिस लेवल में अपन क्या लिखा, प्रॉब्लम, कोई भी पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम अपन ने लिख दी। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम, उसको पेन है, ठीक है, पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, या कह सकते हैं कि कहीं पर भी मान लो पेन हो रहा है उसको। ठीक है, तो अपन डायग्नोस्टिक जो लेवल है या प्रॉब्लम, उसको पेन हो रहा है ना, तो या अपने एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस किस बेस पे है, साइन एंड सिम्टम्स पे अपन ने देखा था, इट इज़ एसोसिएट विथ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो ये कह सकते हैं डायग्नोस्टिक लेवल या प्रॉब्लम अपन किसको कहेंगे, पेन। और एक अपन ध्यान रखना है, पेन जो है हमेशा या तो अपन इसको एक टर्म अपन कह सकते हैं, जिसको अपन या तो अपन एक्यूट पेन है ना, या अपन कह सकते हैं इसको क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन है तो ये अपन है ना, ठीक है, तो या अपन कह सकते हैं कि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड अपन यूज़ में लेंगे, ठीक है, तो एक्यूट पेन अपन जैसे यूज़ में ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया डायग्नोस्टिक लेवल। एक्यूट पेन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि भी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अपन क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक लेवल या प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया क्लाइंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम, उसको कह सकते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट जो है इसका है ना, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड अपन देखें कोज या एटियोलॉजी या रिलेटेड फैक्टर, मतलब मीन्स आइडेंटिफाई वन और मोर प्रोबेबल कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो हेल्थ प्रॉब्लम थी, अपने हेल्थ प्रॉब्लम क्या माना है अभी, पेन माना है, एक्यूट पेन माना है। ठीक है, तो इसका कोज क्या है, एक्यूट पेन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इसका कोज क्या है, इससे रिलेटेड फैक्टर क्या है। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई वन और मोर प्रोबेबल कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम या कॉज ऑफ पेन, मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना, डायग्नोस्टिक लेवल या प्रॉब्लम को अपने क्या माना है, एग्जांपल के लिए जैसे पेन, एक्यूट पेन मान लिया। ठीक है, तो इसका कोज क्या होगा, मतलब पेन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, एक कोई भी जैसे पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसको पेन किसकी वजह से हुआ, मतलब जो सर्जिकल जो ट्रूमा जो है, वहाँ पे जो इंसिजन है, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। इसके बाद है थर्ड है डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, या अपन इसको कह सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें अपन क्या लिखते हैं, या अपन डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहेंगे, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। मतलब जो इसमें अपन ने जैसे डायग्नोस्टिक लेवल या प्रॉब्लम जो है, इसमें एक जो क्लाइंट जो उसकी प्रॉब्लम अपन मानते हैं, जैसे पेन अपन ने माना, ठीक है, और पेन जो है ना, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अदर उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेन जब हो रहा है पेशेंट को, तो वो उसके साइन सिम्टम्स क्या है ना, डायग्नोस्टिक्स या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, साइन सिम्टम्स क्या है ना, उसको अपन किस में मानेंगे, थर्ड जो है डायग्नोस्टिक या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसका अपन फॉर्मेट जो है वो अपन कैसे बनाएंगे, जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो बना रहे हैं अपन, है ना, इसका फॉर्मेट क्या होगा। पहले तो अपन फॉर्मेट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बना रहे हैं, तो फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम ए जो है डायग्नोस्टिक लेवल या जो प्रॉब्लम है वो अपन लिखेंगे। जितनी प्रॉब्लम है वो अपन एक साथ में नहीं, डायग्नोसिस अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम जैसे पेन है तो अपने एक्यूट पेन या क्रोनिक पेन, जो एक्यूट पेन अपने प्रॉब्लम है तो अपने लिख दिया। ठीक है, या इसके अपन कह सकते हैं कि जैसे डिहाइड्रेशन कंडीशन हो, ठीक है, तो उसमें अपन जैसे डिहाइड्रेशन लिख सकते हैं, या फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट लिख सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि फिजिकली कंफर्ट ना हो तो उसमें अल्टरनेशन इन कंफर्ट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि वो मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस हो, ठीक है, या होपलेस हो, है ना, तो उस कंडीशन में, या फिर जो
नॉर्मल जो फंक्शन जो है ना, उसके लिए अनेबल फंक्शन जो है अनेबल है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, तो उसके लिए वो एंजाइटी भी उसको हो सकती है, तो अपन उसको प्रॉब्लम में एंजाइटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, ठीक है। तो ये अपन इस किस में लिखेंगे, प्रॉब्लम में, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था, इसका फॉर्मेट। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे एक रिलेटेड टू, है ना। ये आपको ध्यान रखना, जितने डायग्नोसिस बना रहे हो सबसे पहले प्रॉब्लम लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है एक वर्ड रिलेटेड टू, मतलब पॉजिटिव, है ना, मतलब इट्स कोज, मतलब इसका कोज क्या है ना, रिलेटेड टू। उसके बाद अपन सेकंड क्या लिखेंगे इसमें, कोज, ठीक है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, कोज, जो कोज जो है या ईटियोलॉजी जो है वो अपन इसमें लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड जो है कोज लिख दिया, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, डायग्नोसिस लिखेंगे, है ना, या डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक। थर्ड जो है डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग जो करेक्टरिस्टिक, या कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। लेकिन ये लिखने से पहले अपन एक वर्ड ऐड करेंगे या फ्रेज जो ऐड करेंगे, एज एविडेंस बाय, है ना, या एज एविडेंस बाय मीन्स मतलब इसमें क्या एविडेंस है, मतलब इसके एविडेंस क्या है, ये जो कोड जो है ना, इसके एविडेंस क्या है। जैसे एग्जांपल अपन देखें कि भी एक्यूट पेन, ये हो गया, क्या हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू सर्जिकल ट्रूमा, सर्जिकल ट्रोमा हो गया, सर्जिकल कोई भी इंसिजन हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है। एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय मतलब जो ये एक्यूट पेन, इसका एविडेंस क्या है, आपने कैसे असेस किया है कि इसको पेन हो रहा है, उसके एविडेंस क्या है। एज एविडेंस बाय वर्बल रिपोर्ट, मतलब वर्बली जो पेशेंट है वो खुद कह रहा है, सब्जेक्टिव जो डाटा अपन कह सकते हैं, ठीक है, पेशेंट खुद कह रहा है कि भी हाँ पेन हो रहा है, या कह सकते हैं कि पेन स्केल, वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन, या जो पेन स्केल है उसके थ्रू अपन जो पेन असेसमेंट करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हो गया इसके एविडेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन अदर एग्जांपल देखें, ठीक है, डायग्नोसिस जैसे फीवर का पेशेंट है, ठीक है, तो उसको अपन नॉर्मली जैसे हाई टेम्परेचर होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर, तो अपन कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन, या कह सकते हैं उसकी जगह अगर अपन अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, है ना, तो फीवर जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है ना, तो अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू, मतलब इसका रिलेटेड क्या होगा, मतलब इसका कोज क्या होगा, है ना, इन्फेक्शन, कोज क्या होगा, इन्फेक्शन। और इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, एज एविडेंस बाय, एविडेंस बाय मतलब अगर इन्फेक्शन है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको फीवर हो गया है। एविडेंस बाय राइज इन बॉडी स्किन इंटीग्रिटी टेम्परेचर, मतलब जो स्किन की जो इंटीग्रिटी जो है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, राइज हो गया है ना। और फैटिक जो है, थकान हो गई है, वीकनेस जो है, ये मतलब जो भी, या कह सकते हैं कि स्वेटिंग जो है, ये साइन सिम्टम जो है वहाँ पे एविडेंस के तौर पर अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर जैसे एग्जांपल जो है इसमें अपन कैसे बनाएंगे, इसमें कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो एक नर्स को यूज़ में लेनी होगी। ये नहीं कि आपको रिटर्न में है सब कुछ देख के कॉपी करना है, या पेशेंट आपको बता देगा कि भाई ये डायग्नोसिस बना लो, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद को क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो आपको यूज़ में लेनी है, मीन्स खुद को डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने की जो एबिलिटी जो है वो आप में होनी चाहिए, नर्स में होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं और बताता हूँ, जैसे आप असेसमेंट कर रहे हो, है ना, ड्यूरिंग असेसमेंट, है ना, नर्स जो है वो एक रिकॉग्नाइज करती है कि भी क्लाइंट की जो है ना एक कंडीशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है कि भी जो क्लाइंट की जो फीलिंग जो है वो एंजाइटी फीलिंग है, या कह सकते हैं कि फियरफुल जो है ना, एंड कह सकते हैं कि फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप, मतलब उसको स्लीप में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, फियरफुल है, एंजाइटी है ना, ये अपने असेस किया, ठीक है। तो इसको लेके अपन डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, है ना, जैसे पेशेंट असेस किया अपन ने कि भी एंजाइटी है, एंजाइटी जो फीलिंग है उसको, है ना, फियरफुल जो है, ठीक है, मतलब उसको डर लग रहा है, एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप, मतलब उसको स्लीपिंग जो पैटर्न है वो उसका, या उसको स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, नींद नहीं आ रही है अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए अपन डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम जो लेबल जो है, या कह सकते हैं डायग्नोस्टिक जो लेबल है वो अपन क्या बनाएंगे इसके लिए कि भी नर्सिंग डायग्नोसिस जो है लेबल होगा डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, फियर,
एंड एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी हो गया, फीवर हो गया, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। तो ये हो गया, क्या हो गया, अलग अलग, जैसे एंजाइटी है ना रिलेटेड टू फीवर, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं, या फियरनेस है, ठीक है, या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है ना। तो ये क्या हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसमें नेक्स्ट जो है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। ये क्लियर हो गया एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। ये आपको मेन ज़्यादातर जो है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस अपन यूज में लेते हैं। एक्चुअल में जो प्रेजेंट होती है प्रॉब्लम जो है ना, पेशेंट की जब असेसमेंट करते हैं उस टाइम जब प्रेजेंट हो, है ना, उसको लेके अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, है ना। और इसमें अपन 3 पार्ट जो स्टेटमेंट अपन यूज में लेंगे। फर्स्ट जो है, सबसे पहले अपन डायग्नोस्टिक लेवल, मतलब जो प्रॉब्लम है पेशेंट की वो अपन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जो कोज है वो अपन लिखेंगे। इन दोनों को अपन किससे लिंक करेंगे, रिलेटेड टू, है ना। और उसके बाद जो थर्ड जो है उसमें अपन क्या लिखेंगे, ए क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, मतलब एज एविडेंस बाई, ये जो टर्म है उससे अपन इसको क्या करेंगे, लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन सेकंड जो है बात करेंगे रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके अलावा अपन जो या रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कह सकते हैं, या फिर जो ये फर्स्ट जो है ना एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसके लिए कुछ जो टर्म जो है, कुछ वर्ड जो है वो अपन यूज में ले सकते हैं, है ना। जो भी जैसे जो प्रॉब्लम जो है ना, कोई भी पेशेंट की जो प्रॉब्लम है ना, उससे पहले या उसके बाद उसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन है तो अपन उसको एक्यूट या क्रोनिक पेन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या अपन कुछ वर्ड जो है इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि डिफिशिएंट, है ना, या डिस्टर्ब्ड, है ना, या डिसफंक्शन, ठीक है, और इनहेंस्ड, एक्सेसिव, ठीक है, एंड इम्पेयर्ड एंड इनइफेक्टिव, रेडीनेस, अल्ट्रेशंस, रिस्क फॉर। ये जो वर्ड जो है, अदर वर्ड भी अपन कह सकते हैं, है ना, ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड जिसको अपन कह सकते हैं, ये वर्ड अपन यूज में ले सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, जो प्रॉब्लम जो है ना, उससे पहले एंड उसके बाद जो है ये वर्ड अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेकंड जो टाइप है नर्सिंग डायग्नोसिस का, वो है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें अपन बात करेंगे रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। इट इज़ ए क्लिनिकल जजमेंट दैट ए प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट ए प्रॉब्लम। मीन्स इट इज़ ए क्लिनिकल जजमेंट दैट ए प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो एक ये भी एक क्लिनिकल जजमेंट अपन कह सकते हैं नर्स के द्वारा, ठीक है, कि भी जिसमें जो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो रियल में या कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जब असेसमेंट करते हैं तब उस टाइम वो प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं होती है ना। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब प्रेजेंट में जो है वो प्रॉब्लम है ही नहीं पेशेंट को, है ना। बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट ए प्रॉब्लम, मतलब जो रिस्क फैक्टर जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकते हैं, या जो रिस्क फैक्टर है उससे अपने को लगता है कि भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल मानते हैं कि भी कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें इंजरी जो कह सकते हैं, है ना, इंजरी जो अपन कह सकते हैं, पेशेंट जो है उसको अगर चोट लगी है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है ना, ट्रीटमेंट हो रहा है ना, उसमें मतलब इंसिजन जो स्यूचरिंग वगैरह हुई है, ठीक है, तो उसके रिस्क या कह सकते हैं कि मतलब जो कौन से जो फैक्टर जो है, या जैसे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे आप एक काम कर रहे हो, एक केयर कर रहे हो, कोई पेशेंट उसकी केयर कर रहे हो, प्रॉब्लम एक है उसकी केयर कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा है ना प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में अभी वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आगे हो सकते हैं। जैसे अगर कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि ट्रॉमा जो चोट वगैरह लगी है, ठीक है, तो उसकी वजह से आगे उसको क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, और फिजिकल इमोबिलिटी हो सकती है ना, और फिजिकल जो इम्पेयर्ड जो एक्टिविटी अपन कह सकते हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन जो अपन कह सकते हैं, या कह सकते हैं फ्लूइड लॉस अपन कह सकते हैं, ब्लड लॉस अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, है ना, इन्फेक्शन जो है, या जैसे पेशेंट एक्सीडेंट हुआ है तो वो शोक में भी जा सकता है, ठीक है, या नॉर्मली जैसे लॉन्ग टाइम तक अगर वो एक ही साइड पे है
है ना। जैसे अपन ने एडमिट किया पेशेंट को तो उस टाइम तो स्किन बिल्कुल क्लियर है, उसकी बिल्कुल हेल्थी स्किन है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक अगर बेड पे रहेगा तो स्किन की जो इंटीग्रिटी जो है वो क्या हो सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है, ठीक है। इसके लिए भी रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस समझ में आया होगा कि भी रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो प्रेजेंट में जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन उसके जो रिस्क जो प्रेजेंट जो है रिस्क जो है उनको देखते हुए, है ना, जो प्रॉब्लम है ना, उसको अपन इंडिकेट कर सकते हैं। उसकी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम उसको हो सकती है, तो अपन उसके लिए प्लान जो है वो अपन पहले से ही डायग्नोसिस जो है वो अपन बना के रखते हैं ताकि उसकी अपन केयर कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट जो है ना, या अपन जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनाते हैं, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनाते हैं, इसमें अपन ओनली 2 पार्ट जो है वो यूज़ में लेंगे, ठीक है। टोटल वैसे 3 पार्ट होते हैं, है ना, आपको अभी बताए थे 3 पार्ट। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक लेबल, सेकंड है एटियोलॉजी और कॉजेज, है ना, और थर्ड जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या अपन इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये इसमें अपन नॉर्मली जो देखेंगे 2 पार्ट जो है ये हो गया, आपको बता दिया 2 पार्ट जो कौन से हैं, ठीक है। एक तो डायग्नोस्टिक लेबल हो गया, प्रॉब्लम हो गया, एटियोलॉजी और कॉजेज हो गया, है ना। दे डू नॉट इंक्लूड डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इसमें अपन डायग्नोस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे। जो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है इसमें अपन जो डायग्नोसिस बनाएंगे, है ना, वो किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बताया था कि इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट यूज में लेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ना, कि भी रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू अल्टर्ड मोबिलिटी, ठीक है। इसमें एक तो रिस्क ऑफ इंजरी, ये तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और अल्टर्ड मोबिलिटी ये हो गया, इसका क्या हो गया, कॉज, है ना। तो ये कितने हो गए, दो स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। तो कहने मतलब रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, जब अपन बना रहे हैं जैसे कोई भी डिजीज जो है उसमें अपन एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है, और वेलनेस मेनली जो है वो अपन एक्चुअल एंड जो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस एंड जो वेलनेस जो डायग्नोसिस है वो अपन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी जैसे नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि कोई भी जैसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो पेशेंट जो है उसको अपने एडमिट किया, असेस किया, ठीक है। तो अभी तो उसके मतलब उसको अदर जो इंजरी के चांसेस नहीं है ना, या कह सकते हैं कि फ्रैक्चर हो गया, है ना, फ्रैक्चर है, कोई भी पेशेंट फ्रैक्चर का पेशेंट है ना, सिर्फ फ्रैक्चर ही है और कोई कहीं पर भी बॉडी पे इंजरीज के मतलब जो है कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं है ना, बट उसको चांस से है ना, रिस्क है, किसकी, इंजरी की रिस्क है ना। क्यों, कि उसका जो मोबिलिटी जो है वो क्या है, अल्टर्ड है, प्रॉपर वो मूवमेंट जो है वो नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से उसको इंजरी के चांसेस रह सकते हैं। मतलब वो अगर प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे पेशेंट को तो उसको इंजरी के चांसेस वो गिर सकता है ना। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल अपन देखें, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी, मतलब जो क्लाइंट जो है ना, जो पेशेंट जो है उसकी जब सर्जरी हुई है ना, लेकिन जब सर्जरी करते हैं अपन उस टाइम इन्फेक्शन नहीं है, जब सर्जरी के बाद जो अपन देखते हैं कि उसका इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन जब अपन पेशेंट की केयर कर रहे हैं 2 डेज 3 डेज या 4 डेज तक अपन केयर करते हैं, है ना, या पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर करते हैं, है ना, तो उस टाइम अगर अपन थोड़ी सी अगर अपन केयर अच्छे से अगर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम रिस्क रहता है किसके, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी अपन पहले से डायग्नोसिस बना लेंगे ताकि रिस्क ना हो, इन्फेक्शन ना हो, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क फॉर शॉक रिलेटेड टू हेड इंजरी, जैसे एक्सीडेंट हुआ है ना, पेशेंट को हेड इंजरी है, लेकिन अभी तक पेशेंट है वो शॉक में नहीं गया, लेकिन चांसेस हैं, रिस्क हैं शॉक में जाने के, ठीक है। तो अपन पहले से क्या कर लेंगे, अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसकी केयर जो है वो अपन कर सकते हैं ताकि पेशेंट है वो शॉक में ना जाए। नेक्स्ट है एग्जांपल अपन बात करें, रिस्क फॉर फॉल्स रिलेटेड टू मसल्स वीकनेस, जैसे कोई भी पेशेंट है ना, जैसे नॉर्मली कोई भी एडमिट है वार्ड में, ठीक है, तो उसकी मसल्स जो है वो क्या है, वीक है, बिल्कुल वीकनेस है ना, तो उसके चांसेस क्या है या रिस्क किसकी हो सकती है, उसके फॉल्स मतलब गिरने के चांसेस हो सकते हैं, बेड से नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं, है ना, तो इसके लिए क्या है, रिस्क है, ठीक है। तो ये हो गया रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस।
वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स क्या कर सकते हैं अपन, वेलबींग एज एक्सप्रेस्ड इन द रेडीनेस टू इनहेंस स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर, मतलब क्या कर सकते हैं कि वेलबींग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। अपन इसमें चाहेंगे कि भी जो ह्यूमन का जो बिहेवियर जो है ना, वो क्या हो, वेलबींग हो अच्छे से, बिल्कुल या कह सकते हैं कि रेडीनेस टू इनहेंस स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर। इसमें देखते हैं अपन, ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट ए पर्सन्स families and communities motivation and desire to increase well-being as expressed in the readiness to enhance specific health behavior and can be used in any health state। मतलब कोई भी वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस में अपन क्या करते हैं कि भी जो एक फैमिली जो है या इंडिविजुअल अपन कर सकते हैं या जो कम्युनिटी जो है उसके लिए एक मोटिवेशन है। क्लिनिकल जजमेंट क्या है, एक मोटिवेशन जो है ना, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एंड डिज़ायर टू इंक्रीज वेलबींग्स, मतलब उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जो वेलबींग की जो डिज़ायर जो है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं एज एक्सप्रेस्ड इन द रेडीनेस टू इनहेंस, मतलब उसकी जो स्पेसिफिक जो हेल्थ बिहेवियर जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव के लिए अपन रेडी रहेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, वेलबींग जो नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। और इसमें अपन क्या करेंगे, इट इज़ ए वन पार्ट स्टेटमेंट इंक्लूड डायग्नोस्टिक लेबल, मतलब इसमें वन पार्ट जो स्टेटमेंट है वही अपन यूज में लेंगे। जो फर्स्ट जो है प्रॉब्लम जो है या कह सकते हैं जिसको प्रॉब्लम लेवल या डायग्नोस्टिक लेवल है वही अपन यूज में लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड स्पिरिचुअल वेलबींग, रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब जो पेशेंट है उसको इम्प्रूव करना है, किसमें स्पिरिचुअल वेलबींग हो, वो मतलब अपने स्पिरिचुअल जो भी है ना उसमें वो वेलबींग हो। ठीक है, उसके स्पिरिचुअल जो वेलबींग है उसको क्या करना है, या उसमें वेलबींग स्पिरिचुअली उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड नॉलेज, है ना, एंड नेक्स्ट एग्जांपल जो है रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एंड रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड फैमिली कोपिंग। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल अपन कह सकते हैं। ठीक है, रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड नॉलेज, रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो टाइप है नर्सिंग डायग्नोसिस का एंड जो लास्ट है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। इट इज़ ए डायग्नोस्टिक that is associated with a cluster of other diagnosis, मतलब सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना, दैट इज एसोसिएट मतलब किससे जुड़ा हुआ है, विद द क्लस्टर ऑफ अदर डायग्नोसिस, मतलब जितने भी जो अदर डायग्नोसिस जो है ना, क्लस्टर ऑफ अदर डायग्नोसिस मतलब जो भी एक जो क्लस्टर जो है अदर डायग्नोसिस से है ना उससे एसोसिएट है, जुड़ा हुआ डायग्नोसिस अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वन पार्ट स्टेटमेंट, इसमें भी अपन जो है डायग्नोस्टिक लेवल जो है या अपन प्रॉब्लम जो लेवल जो है ना वो सिंगल पार्ट जो अपन यूज में लेंगे, जो फर्स्ट है वो पार्ट अपन यूज में लेंगे। इसका अगर एग्जांपल की अपन बात करें, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस जो है इसके एग्जांपल की अपन देखें तो रेप ट्रोमा सिंड्रोम है, या रिलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम जो है। ठीक है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं। और इसके अलावा अपन जो अपन आगे देखेंगे डायग्नोसिस प्रोसेस और स्टेप। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू डियर।